नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्यू 2.0 में। आज आप लोगों के लिए बीपीएससी टीचर 2.0 जो बिहार शिक्षक बहाली माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक के लिए जो क्लास 9 और 10 के सामाजिक विज्ञान पे आधारित एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे है, जो हम लोग आज करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। इसका आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे, जो बिहार शिक्षक बहाली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से, इतिहास से। आज का पहला क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, अधिमिलन प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाला निम्नलिखित में से पहला कौन था? एक मिनट। बोला जा रहा है कि अधिमिलन प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाला निम्नलिखित में से पहला कौन था? तो इसका क्या हो जाएगा? ट्रावनकोर का दीवान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समाचार चंद्रिका के संस्थापक थे, तो इसका क्या हो जाएंगे? भवनी चरण बंदोपाध्याय, जो कब प्रकाशित हुए थे? 1822 में। 1822। यह धर्म सभा का एक रूढ़िवादी हिंदू समाचार पत्र था। ये क्या था? एक धर्म सभा का रूढ़िवादी हिंदू समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार रखिए। तो इसका क्या हो जाएंगे? सबसे पहले देख लेते हैं इसका कूट के अनुसार। इसका क्या हो जाएंगे? सबसे पहले नंबर डी है ना, इसका नंबर DBCA क्या क्या हो गए? यहाँ पे हम लोग सजा लेते हैं इसको। DBC और A, DBC और A, तो सबसे पहले डी हो जाएंगे। USSR द्वारा पहला, एक मिनट, DBCA पहला क्या है? USSR द्वारा पहला भू उपग्रह स्तुपनी वन छोड़ा गया। ठीक है। उसके बाद बी की बात करें, दूसरा नंबर पे, ये पहला नंबर पे आ जाएंगे। दूसरा नंबर की बात करें बी क्या? अलास्का द्वारा USA का 49वां राज्य बना, ये दूसरा नंबर पर आ जाएंगे। उसके बाद नंबर सी की बात करें तो नंबर सी आते हैं, चीन और पाकिस्तान ने सीमांत गांधी पर हस्ताक्षर किए, नंबर 3 आ जाएंगे। नंबर फर्स्ट की बात करें तो सर विंस्टन चर्चिल की मृत्यु। ठीक है, पहला ये हो जाएंगे डी नंबर, फिर दूसरा बी नंबर, फिर उसके बाद सी नंबर, उसके बाद ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? तो इसका क्या हो जाएगा? शिखर सहित मंदिर। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला? शिखर सहित मंदिर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन नंबर 5, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है? तो इसका क्या हो जाएंगे?
इसका देख लेते हैं। नंबर 5 इसका मगधी क्या हो जाएगा? मगधी है ना। एकरूपता से मगधी प्रकृति का प्रयोग किया है। ईशा स्तंभों को उसके बौद्ध धर्म, सांस्कृतिक एवं सभ्यता के प्रचार प्रसार के साथ अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्य एवं घटनाओं तथा शासकीय आदेशों का प्रतीक के रूप में लगवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राजदूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी? एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 छूट गया। बोल रहा है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम भाषा राज्य का गठन किया गया था, तो इसका आंध्र प्रदेश हो गया। क्या हो जाएंगे? आंध्र प्रदेश। क्या? वल्लभ भाई पटेल और पटावी सीतारमैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राजदूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी? तो इस भोपाल की स्थापना किसने? राजा किसके द्वारा किया गया था? राजा भोज के द्वारा, है ना। राजा निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी? राजा भोज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया था? बक्सर की लड़ाई जो 1764 में हुई थी, है ना, 1764 में। बक्सर की लड़ाई 1764 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी को क्या किया था? बंगाल का सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो इसका क्या हो जाएगा? पोरस और सिकंदर के बीच। एक कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाद सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। बोल रहा ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। आधुनिक बिहार, बोल रहा है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? इसको ऑप्शन देख लेते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा। क्या है ऑप्शन इसका? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। भारतीय वकील, सांसद और पत्रकार सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। वह एक महान दूरदर्शी थे। वे केवल बिहार में को बंगाल बिहार वे न केवल बिहार को बंगाल से अलग करने में सहायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों का उनके उपनामों के साथ मिलान कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? इसको मिलान करना है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। इसका कूट दिया गया है ना। इसका क्या दिया गया? कूट में क्या दिया? 3 1 2 4 3 1 2 4। इसको एक बार देख लेते हैं 3 1 2 4 के साथ। 3 1 2 4। तो पहला का क्या कौन सा हो जाएगा? 3 जयप्रकाश नारायण, जिसको लोक नायक के नाम से जानते हैं। 3 1। और फिर उसके बाद BS एंड्रयूज, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। एक मिनट 3 1 यानी दीनबंधु। BS एंड्रयूज को दीनबंधु के नाम से जानते हैं। उसके बाद
312 ग्रैंड माइंड ऑफ इंडिया। उसके बाद लाला पंजाब केसरी। एक बार इसको फिर से मैच कर लेते हैं। पहला नंबर 3 ठीक है। उसके बाद 3, फिर दूसरा नंबर 1 यानी CF एंड्रयूज को दीनबंधु। फिर उसके बाद तीसरा नंबर का दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। उसके बाद लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे निम्नलिखित में से भारत से गिरमिटिया श्रमिकों के प्रवास से संबंधित सही कथनों पर पहचान करें। सही कथनों पर पहचान करें। तो इसका क्या हो जाएगा, तो देख लेते हैं एक बार। इसका सही कथन देख लेते हैं। इसका क्या सही कथन दिया गया है, 1, 3, 4 है ना। क्या क्या सही है, 1, 3 और 4 नंबर क्या है, सही हो जाएंगे। 1, 3 और 4। 1 में क्या दिया गया है कि 19वीं सदी में हजारों भारतीय मजदूर विश्व भर में वृक्षारोपण, खदानों और सड़क रेलवे निर्माण परियोजना में काम करने गए थे। ठीक है। 3 पे आते हैं इसका कि अनुबंधित नेटवर्क जिसे अक्सर मजदूरों के लिए दासता की नई प्रणाली के रूप में वर्णित किया गया है, ने कैरिबियन द्वीप समूह मॉरिशस, फिजी, सिलोन और मलाया जैसे स्थानों पर रहने और काम करने की सबसे दयनीय और भयानक स्थिति पाई गई है। नंबर 4 पे आते हैं। इसका ऑप्शन थोड़ा बड़ा है। कुछ गिरमिटिया मजदूर ने अपने स्वयं के सांस्कृतिक लोकाचार को नए स्थान के साथ मिश्रित करके खुद को अभिव्यक्त करने का नया तरीका खोजा गया है। इसका क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3, 1, 3 और 4। इसको एक बार आप लोग कर लीजिएगा। राज प्रतीक के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस उपनिषद से ली गया है। तो ये सभी को पता होगा, सभी को पता है आप लोगों को, मुंडक उपनिषद। इसको मुंडको उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। राज प्रतीक के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडक से, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे अंग्रेज ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी। तो इसका क्या होगा, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। बोल रहा है अंग्रेज ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं है। पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं है, तो गुट निरपेक्षता ये नहीं है। बाकी शांतिपूर्ण अस्तित्व, एक दूसरे की भूभागीय अखंडता और सार्वभौमत्व का परस्पर सम्मान, एक दूसरे के आंतरिक मामले में पारस्परिक हस्तक्षेप, ये सारे। बोला पंचशील सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं है, तो गुट निरपेक्षता ये नहीं है। बाकी क्या क्या है, ये सारे हैं। शांतिपूर्ण अस्तित्व, एक दूसरे की भूभागीय अखंडता और सार्वभौमत्व का परस्पर सम्मान, एक दूसरे के आंतरिक मामले में पारस्परिक हस्तक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है कि 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था, जगजीवन राम के द्वारा। कब किया, 1928 में रविदास सभा का गठन किसने किया था, जगजीवन राम के द्वारा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित संग्रहालय और उनके स्थानों को संबंधित कीजिए। एक तरफ एक संग्रहालय दिया हुआ है, एक तरफ कूट दिया गया है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, एक तरफ संग्रहालय दिया गया है, एक तरफ कूट दिया गया है। कूट देख लेते हैं, कूट में क्या हो जाएंगे इसका 3 1 2 4, 3 1 2 4। इसको मैच कर लेते 3 1 2 4 के साथ। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। 3 1 2 4 है ना। आशुतोष बोल रहा है कि आशुतोष संग्रहालय, आशुतोष संग्रहालय की बात करें तो ये कहाँ आ जाएंगे, ये कोलकाता में आ जाएंगे। आशुतोष संग्रहालय ये कहाँ पे हो जाएंगे, आशुतोष संग्रहालय ये कोलकाता। उसके बाद आता है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम की बात करें तो ये मुंबई में है ना, ये मुंबई। उसके बाद केलिको संग्रहालय, केलिको संग्रहालय की बात करें तो ये अहमदाबाद। ठीक है। राजा केलकर संग्रहालय, उसके बाद राजा केलकर संग्रहालय ये कहाँ हो जाएंगे, पुणे में। ठीक है, इसको देख लीजिए एक बार। आशुतोष संग्रहालय कोलकाता। उसके बाद आते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम की बात करें तो मुंबई। केलको संग्रहालय की बात करें तो अहमदाबाद। और राजा केलकर संग्रहालय की बात करें तो पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। एक तरफ अभिकथन ये है और सबने अवज्ञा आंदोलन को समाज के सभी वर्गों का समर्थन नहीं मिल सका है ना। और कारण में दिया गया है कि अछूत स्वराज की अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। तो इसका क्या हो जाएंगे ऑप्शन, इसका ऑप्शन दोनों क्या है, सत्य है ना। दोनों सत्य है और एक का सही व्याख्या करता है। बोल रहा है कि दोनों क्या बोल रहा है, सत्य है और एक का सही व्याख्या करता है। यानी अब सबने अवज्ञा आंदोलन को समाज के सभी वर्गों का समर्थन नहीं था और अछूत स्वराज कारण में दिया गया अछूत स्वराज की अवधारणा से प्रभावित नहीं थे, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है। तो इसका पत्थर, पेड़ और पशु की पूजा। सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव यानी ऑर्गेनिक्स का संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है। पत्थर, पेड़ और पशु की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 21 पे। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल का आक्रमण हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। सल्तनत काल में मंगोल का सर्वाधिक आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ था। इसके दो सेनापति, एक उलुग खां है ना, उलुग खां, एक जफर खां। एक क्या थे, जफर। एक उलुग खां, एक जफर खां। इसके दो सेनापति थे ने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। इसमें जफर खां मारा गया था। अलाउद्दीन के शासनकाल में 6 बार मंगोलों ने आक्रमण किया था। कितने बार आक्रमण किया था इसने, 6 बार मंगोल ने आक्रमण किया था। प्रथम आक्रमण की बात करें तो 1297 1297 से लेकर 98 है ना, प्रथम आक्रमण की बात करें तो। दूसरा आक्रमण की बात करें तो 1299। तीसरा आक्रमण की बात करें तो तीसरा आक्रमण 99 में ही हुआ था, 1299। उसके बाद चौथा इस तरह हुआ था 1303 में यानी 1303 में। पाँचवा बोले तो 1305 में है ना, 1305 में। छठा बोले तो छठा आक्रमण की बात करें तो 1306 में हुआ था। ये 6 बार आक्रमण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर बम फेंका था।
यह मानकर कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किम्सफोर्ड बैठे हैं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी के द्वारा, है ना। किसके किसके द्वारा? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी। कब फेंके थे ये बम? 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल 1908 में, है ना। 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस ने बम किस पे? किम्सफोर्ड के गाड़ी पे बम फेंक दिए थे। लेकिन गलती से बम कैनेडी की गाड़ी पर लग गया, जिससे 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस पकड़े गए, जबकि प्रफुल्ल चौकी ने आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना B.R. अम्बेडकर द्वारा की गई थी? B.R. अम्बेडकर के द्वारा अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिसंघ, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिसंघ की। क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1833 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार भारतीय कानूनों का संकलन करने संहिताबद्ध करने और सुधारने के लिए एक विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? बोल रहा है कि 1833 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार भारतीय कानूनों का संकलन करने, संहिताबद्ध करने और सुधारने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया गया था। गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ये हो जाएगा लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, है ना। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। कब? 1833, है ना, 1833 में। इसी चार्टर एक्ट के द्वारा क्या हुआ था? लॉर्ड मैकाले इसी चार्टर एक्ट के द्वारा जो ये बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल बना था। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? उसको बलि कहते थे। ऋग्वेद में बलि शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है। इसका प्रयोग भेंट तथा देवताओं को चढ़ावा के अर्थ में किया गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि प्रजा स्वेच्छा से राजा को देती थी अथवा यह अनिवार्य कर था। बलि अन्न के रूप में लिया जाता था। उत्तर वैदिक काल में नियमित कर बलि का रूप प्राप्त लिया था। तो ये क्या हो जाएंगे? बलि। अगले क्वेश्चन, यहाँ से भूगोल स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे, भारतीय मानसून को समझने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, है ना। कौन सा भारतीय मानसून को समझने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो बोल रहा है कि तिब्बत पठार पर उच्च दाब का बनना, तिब्बत पठार पर उच्च दाब का बनना ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? भूमंडलीय जलवायु का परिवर्तन का मुख्य, क्वेश्चन नंबर 27, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है, क्या है इसका? क्या हो जाएगा? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में क्या किया? वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। कौन सा कथन सही है? तो बोल रहा है मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में नहीं। ये सही हो जाएंगे। मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे, नदी का अपरदन सबसे अधिक होता है जहाँ, नदी का अपरदन सबसे अधिक होता है
जहाँ नदी का प्रवाह तेज होता है ना, नदी का प्रवाह तेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जनांकीय अभिलक्षणों के आधार पर भारत का वर्गीकरण जनसंख्या चक्र के किस चरणों में किया गया है? तो इसका क्या हो जाएंगे? विलंबित विस्तारशील चरण, विलंबित विस्तारशील चरण। जनांकीय अभिलक्षणों के आधार पर भारत का वर्गीकरण जनसंख्या चक्र के किस चरण में किया गया है? विलंबित विस्तारशील चरण में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे, सीमेंट उद्योग चूना पत्थर, कोयला और जिप्सम जैसे कच्चे माल का उपयोग करता है। सीमेंट के उत्पादन के लिए पर्याप्त बिजली के साथ इन कच्चे माल की उपलब्धता के कारण निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उपयुक्त वातावरण को प्रदान करता है? तो इसका क्या हो जाएंगे? मेघालय, है ना। मेघालय में कोयला, चूना पत्थर, सिलीमेनाइट, लौह अयस्क, यूरेनियम आदि जैसे समृद्ध खनिज संसाधन है। पहले कोयला राज्य में खनन और व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण वस्तु थी। चूना पत्थर वर्तमान में भी लोगों के लिए व्यापार का महत्वपूर्ण आधार है। इसको एक बार और देख लेते हैं। सीमेंट उद्योग चूना पत्थर, कोयला, जिप्सम जैसे कच्चे माल का उपयोग करता है। सीमेंट के उत्पादन के लिए पर्याप्त बिजली के साथ इन कच्चे माल की उपलब्धता के कारण निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है? तो ये क्या हो जाएंगे? मेघालय। किसके द्वारा? मेघालय के द्वारा। सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में है। सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में इसको लिखना है। तो सर इसका लिखा हुआ है, ये कौन सा है? पहले बृहस्पति हो जाएंगे, शनि हो जाएंगे, यूरेनस हो जाएंगे और नेपच्यून हो जाएंगे, है ना। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह की ऊंचाई बढ़ जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उन्नयन, है ना। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह की ऊंचाई बढ़ जाती है उसको बोलते हैं उन्नयन, एग्रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे, विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण क्या हो जाएंगे? इसका हो जाएगा त्वरण। ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम होती है। ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम होती है ना। विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण क्या हो जाएंगे? ध्रुव पर त्वरण की अपेक्षा कम होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किसने बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो इसका क्या हो जाएंगे? इसका हो जाएंगे त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर जो बिहार की सबसे पुरानी नहर है, प्रणालियों में से एक है, जो राज्य के चंपारण जिले लगभग 1.5 लाख, है ना, 1.5 लाख जो हेक्टेयर अधिक भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। गंडक नदी के जल से संबोधित किया जाता है इसको, त्रिवेणी नहर को। किससे? गंडक नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दक्षिण अमेरिका के अमेजन द्रोणी बेसिन जो है, अमेजन नदी भूमध्य वनों को क्या कहा जाता है? इसको सभी पता है, क्या? सेल्वा, है ना। दक्षिण अमेरिका में अमेजन द्रोणी के भूमध्य रेखीय वनों को सेल्वा कहा जाता है। सेल्वा एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। पम्पास दक्षिण अमेरिका में ही अवस्थित शीतोष्ण कटिबंधीय, है ना। अगर हम पम्पास की बात करते हैं तो ये क्या है? दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान है ना। टुंड्रा और टाइगा का संबंध उच्च अक्षांशीय जलवायु से, है ना। टुंड्रा और टाइगा की बात करें तो उच्च अक्षांशीय जलवायु एवं वन क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे, निम्नलिखित में से वह शहर या कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो इसका क्या हो जाएंगे? सबसे उत्तरी अक्षांश पर स्थित की बात करें तो ये पटना हो जाएंगे, है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी?
490 ईस्वी मगध के साम्राज्य है ना, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? प्राचीन नाम पाटलिपुत्रा था, यह गंगा नदी के किनारे है ना। इसकी स्थापना उज्जैन के द्वारा किया गया था ना, उज्जैन है ना। पाटलिपुत्रा की स्थापना किसके द्वारा? उज्जैन के द्वारा। दिए गए कथनों को पढ़े तथा सही उत्तर का चयन करें। कथन 1 में दिया गया है उच्च तापमान और भारी वर्षा की पर्यावरणीय स्थिति के तहत लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है, कथन में दिया गया है ना। उसके बाद कथन 2 में दिया गया है कि तीव्र निक्षालन के परिणाम स्वरूप ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है और मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति कम हो जाती है। तो इसका क्या हो जाएंगे? इसका हो जाएंगे कथन दोनों सत्य है ना। कथन दोनों सत्य है। कथन 1 कथन 2 के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। बोल रहा है कि उच्च तापमान और भारी वर्षा की पर्यावरणीय स्थिति के तहत लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। तीव्र निक्षालन के परिणाम स्वरूप ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है और मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति कम हो जाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पे निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो कौन ये हो जाएंगे? सहकारी खेती है ना। सहकारी खेती भारतीय निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो सहकारी खेती। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पे दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में पाई जाने वाली जलवायु है क्या है? भूमध्य सागरीय जलवायु के नाम से जानते हैं इसको। भूमध्य सागरीय जलवायु के नाम से जानते हैं। आर्द्र और ठंडी सर्दियों और शुष्क, ये क्या क्या होती है? आर्द्र होते हैं ठंडी सर्दियाँ, शुष्क और गर्म होते हैं ग्रीष्म काल में है ना। गर्म होते हैं किस काल में? ग्रीष्म काल में। क्वेश्चन नंबर 41 पे आता है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है? तो केपलर के द्वारा किया गया था। एक कब किया गया था? 1500 बात करें तो 1571 से 1630 है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से कौन भारत के समुद्री बंदरगाहों के बारे में सही नहीं है ना। समुद्री बंदरगाहों के बारे में सही नहीं है। तो बोल रहा है कि चेन्नई एक अंतर्देशीय बंदरगाह है। बोल रहा है ये सही नहीं है। चेन्नई एक अंतर्देशीय बंदरगाह है, ये बोल रहा है सही नहीं है। चेन्नई की बात करें तो ये प्रमुख बंदरगाह भारत के 95% विदेशी व्यापार को संचालित करता है। चेन्नई देश के सबसे पुराने कृत्रिम बंदरगाह है ना। क्या है? एक कृत्रिम बंदरगाह में से एक है। यह व्यापार और कार्गो की ढुलाई के मामले में मुंबई के बाद दूसरे स्थान पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पे बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरा फसल कौन सा है ना। चावल के बाद दूसरा फसल कौन सा है? तो सभी को पता होगा लगभग गेहूँ है ना। चावल के बाद दूसरा फसल क्या हो जाएंगे? गेहूँ। तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयुक्त है? इसका क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइड है ना। एंथ्रासाइड जो कोयला सबसे अच्छे किस्म का कोयला होते हैं। ये लगभग कितना कार्बन की मात्रा इसमें होती है? लगभग 85% से 90 या तो 90 भी बोल सकते हैं ना। 90%। गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं के बीच स्थित झील है। कौन सा झील है? ये इसको बोलते हैं कोलेरू, जो कहाँ पे पड़ते हैं? एपी है ना, आंध्र प्रदेश। एपी में कोलोरी झील जो गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा के बीच स्थित है, कोलेरी झील।
यदि भारत में केंद्रीय विद्यालयों के खुलने का समय 7:30 बजे IST है, यदि तो 94 डिग्री पूर्वी देशांतर और सीहोर में क्रमशः 72 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शून्य स्थानीय समय क्या हो जाएंगे। तो शून्य स्थानीय समय की बात करें तो कितना हो जाएंगे ये 8 डिग्री 20 मिनट 8 डिग्री 20 मिनट पूर्वाह्न। इसकी बात करें तो 94 माइनस कितना हो जाएंगे 82 94 माइनस 82 1/2। इसको क्या करना है सोल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्योग को फुट लूज उद्योग कहा जाता है। फुट लूज उद्योग के नाम से जाना जाता है। सूती वस्त्र उद्योग को किस उद्योग को जानते हैं। सूती वस्त्र उद्योग को फुट लूज उद्योग के नाम से जानते हैं। यह एक छोटी श्रम क्षमता के आधार पर छोटे से स्तर पर उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 48 पे नागपुर में वर्षा कम होती है क्योंकि सह्याद्री पर्वत के कारण यह क्या होती है पर्वत प्रतिपवन पार्श्व में स्थित है ना। बोल रहा है कि प्रतिपवन पार्श्व में स्थित है। नागपुर में वर्षा कम होती है क्योंकि सह्याद्री पर्वत के कारण यह प्रतिपवन पार्श्व में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं 49 पे। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना। एक तरफ सूची 1 दिया गया, एक तरफ सूची 1 में देश है और उसके बाद स्थानीय पवन है ना। उसके बाद स्थानीय पवन की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो इसका आंसर एक बार मैच कर लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा कुट 1 हो जाएंगे 2 3 4 1 2 3 4 1। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में क्या चलते हैं बिली है ना। ऑस्ट्रेलिया में क्या होते हैं बिली। चीन का स्थानीय पवन तो चीन का क्या बोलेंगे इसको टाइफून बोलते हैं। चीन का टाइफून के नाम से जानते हैं। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस का स्थानीय पवन मिस्ट्रल है ना मिस्ट्रल हो जाएंगे। और वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो केरिहेन या प्रभंजन। इसको क्या बोलते हैं प्रभंजन या हरिकेन। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। बुल्लर झील हरिके सांभर झील और किबुल लामंजाओ में सामान्य कारक क्या है। तो ये एक तरह से क्या है एक आर्द्र भूमि है ना। एक तरह से बुल्लर झील हरिके बैराज सांभर झील और किबुल लामजाओ अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि है जिसे रामसर स्थल भी कहते हैं। रामसर स्थल भी कहा जाता है। अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है। तो ये करता है दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध में कम से कम हस्तक्षेप करना। बोला भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण में क्या प्रदर्शित करता है कि दूसरों देशों के साथ आर्थिक संबंध में कम से कम हस्तक्षेप करना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52 पे लैसेज फेयर की नीति किस अर्थव्यवस्था में अपनाई गई है। तो इसका क्या हो जाएंगे पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है ना। लैजेस फेयर की नीति किस अर्थव्यवस्था में अपनाई गई है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 53। देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है। तो इसका क्या हो जाएंगे देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है ना। देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के आधार पे। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकारी 1 रुपये के सिक्कों
तथा नोटों को छोड़कर निम्नलिखित में से किसके पास है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, किसके द्वारा हो जाएंगे? ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 55 पे। बहिष्कार सिद्धांत किस मामले में लागू नहीं होता है? तो इसका क्या हो जाएंगे? सार्वजनिक मामले में। बहिष्कार सिद्धांत किस मामले में लागू नहीं होता है? तो ये क्या हो जाएंगे? सार्वजनिक मामले में। कोई फर्म साम्यावस्था में होती है जब इसकी क्या होगी? सीमांत आय के बराबर हो। कोई फर्म साम्यावस्था में होती है जब इसकी सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो। विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय भारत के निबल देशीय उत्पाद का अंश है। भारत में निबल देशीय उत्पाद का अंत है। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों एलपीजी गैसें को वितरण से, है ना। एक कब स्टार्ट की गई थी? 2016 में स्टार्ट की गई थी, है ना। 1 मई 2016 को यह स्टार्ट की गई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के एलपीजी गैस के वितरण से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 59 पे। यदि कोई देश अपना मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका क्या हो जाएंगे? निर्यात सस्ता और आयात क्या हो जाएंगे? महंगा हो जाता है। यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो निर्यात क्या हो जाएगा? सस्ता, और आयात क्या हो जाते हैं? आयात महंगा हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। स्टैगफ्लेशन, है ना। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति है जहाँ क्या होगी? उत्पादन घटता है और मूल्य स्तर बढ़ता है। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति है जहाँ उत्पादन क्या होता है? घटता है और मूल्य स्तर बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावित माना जाएगा? तो ये कितने दिनों के बाद? 7 दिनों के बाद, है ना। ग्राम पंचायत कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावित माना जाएगा? तो ये 7 दिन के बाद। अगला क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन सा है जिसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल से संबंधित वार्ता रणनीति आती है? निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन सा है जो सरकारी कर्मचारियों से संबंधित सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल से संबंधित वार्ता रणनीति आती है? इसका क्या हो जाएंगे? समुदाय तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार। समुदाय, एसोसिएशन तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पे। आधुनिक लोकतंत्रों में राजनीतिक शक्ति वितरित की जाती है, सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था के रूप में ले सकती है। भारत के संदर्भ में कौन सा सत्य है? तो इसका कौन सा सत्य हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 4 केवल 3 नंबर, है ना। बोला कि विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सत्ता का विभाजन की व्यवस्था। विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सत्ता के विभाजन की व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 64। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि
कांग्रेस ने इसी दिन 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, है ना। 26 जनवरी को क्यों चुना गया? क्योंकि कांग्रेस ने इसी दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में 1930 को मनाया था। क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार शामिल है? तो मूल अनुच्छेद कितने में हो जाएंगे? अनुच्छेद 51 के का में, है ना। 51 के का। और भाग की बात करें तो ये भाग हो जाएंगे 4 का, है ना, 4 के का में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में, जब लोकसभा में किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग करता। निम्न में से कौन सा कथन संवैधानिक प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति के विवेक का सही उपयोग करता है? राष्ट्रपति का विवेक का सही उपयोग करता है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा राष्ट्रपति ऐसे नेता की नियुक्ति करता है जो कि उसकी राय में लोकसभा में बहुमत का समर्थन कर सकता है और लोकसभा में बहुमत का समर्थन साबित करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन नंबर 66 में, भारतीय संविधान में कोई विधेयक प्रारूप समिति को भेजा जा सकता है। कोई विधेयक प्रारूप समिति को भेजा जा सकता है, तो अध्यक्ष के क्या हो जाएगा? अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में प्रारूप समिति को भेजा जा सकता है, अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 68 पे। भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है, तो क्या हो जाएगा? राज्यों का संघ, है ना, राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है ना। बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, तो इसका क्या हो जाएंगे? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्यों द्वारा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, बोला कि निम्नलिखित में से कौन से दो भारत में पंचायती राज व्यवस्था के कार्यान्वयन की सही तस्वीर पेश नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे? सही तस्वीर पेश नहीं कर रहे हैं, तो इसका हो जाएंगे राज्य सरकारों ने पंचायती राज संस्थानों को महत्वपूर्ण शक्तियां हस्तांतरित की है और पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त संसाधन दिए हैं। ये दोनों सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें क्या हो जाएंगे? इसमें, है ना, इसमें क्या हो जाएंगे? सी और डी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो इसका सही नहीं है। उप मुखिया का चुनाव में क्या होते हैं? उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा, ये सही नहीं है, है ना। ये होते हैं, तो ये मुखिया जो होते हैं वो मतदाता नहीं होंगे, ये सही नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप से में इसे व्यवहार का निषेध करता है? अनुच्छेद 17, है ना। और अनुच्छेद 18 की बात करें तो उपाधियों का अंत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 73 पे। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ये हो गया 73 पे आता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है? तो क्या क्या शामिल है? इसका हो जाएंगे वर्ण, ट्रेड यूनियन, विवाह, दत्तक और उत्तराधिकार। ठीक है, वर्ण, ट्रेड यूनियन, दत्तक और उत्तराधिकार। इसके अलावा बात करें तो जनसंख्या नियंत्रण, श्रम कल्याण और जंगलों का संरक्षण, है ना। ये दोनों सही हो जाएंगे। इसका ए और डी, है ना, ऑप्शन नंबर 3 ए और डी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अवशिष्ट अधिकार क्या है। अवशिष्ट अधिकार क्या है। जो वे अधिकार जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है, वे अधिकार जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है। लोक लेखा समिति के सदस्यों की अवधि कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो ये 1 वर्ष के लिए। लोक लेखा समिति के सदस्यों की अवधि कितने वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 76 पे। अल्पकालीन अध्यक्ष का क्या कार्य होता है। अल्पकालीन अध्यक्ष का क्या कार्य होता है, तो अध्यक्ष के न होने पर सदस्य की कार्यवाही का संचालन करना, है ना। अध्यक्ष के न होने पर सदन की कार्यवाही का संचालन करना। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, तो इसका क्या हो जाएंगे, भारत की जनता से, है ना, भारत की जनता से। क्वेश्चन नंबर 70, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जो निर्विरोध चुने गए थे, तो ये क्या हो जाएंगे, नीलम संजीव रेड्डी, है ना, नीलम संजीव रेड्डी। 1977 से 1982 तक, है ना, ये क्या चुने गए थे, निर्विरोध चुने गए थे। ये ऐसे राष्ट्रपति थे जो दो प्रधानमंत्रियों के बीच में आए थे, जो कौन थे, ये प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह के समय में राष्ट्रपति चुने गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, तो इसका हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कराना। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करवाना। क्वेश्चन नंबर 780, यदि संविधान बोल रहा है कि यदि संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया है, तो इसका तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या होगा। इसका तात्पर्य है कि राज्य धर्मों को नागरिक का निजी मामला समझता है और इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। राज्य धर्मों को नागरिक का निजी मामला समझता है और इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। यह धर्मनिरपेक्ष है। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना, सही कथन का चयन करना। तो बाल विवाह विरोध अधिनियम सन 1929 में पारित हुआ था। बाल विवाह विरोध अधिनियम सन 1929 में पारित हुआ था। भारतीय संविधान आयोग ने जिस साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, जज सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 1928 में ब्रिटिश में भारत आया था। 82 में आता है क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह इनमें से किससे संबंधित है, तो ये सभी को पता होगा, है ना। क्या हो जाएगा इसका, नील की खेती। क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वाधर की प्रक्रिया से गुजरता है, तो इसका क्या हो जाएंगे, इसका क्या हो जाएंगे एक मिनट, आयोडीन, है ना, इसका क्या हो जाएंगे, आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। व्हाइट शर्ट किसके द्वारा गढ़ा गया था, वर्नन बुखोज, है ना, ये किसके द्वारा हो जाएगा, वर्नन बुखोज के द्वारा, जो 1956 में 1956 में ये किया गया था, 1956। क्वेश्चन नंबर 85 पर निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का उपयोग किया और यह राय दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की क्या है, उपज है। ये लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय ने 2 किताबें लिखी है, जो अनहैप्पी इंडिया और पंजाबी। इन 2 पुस्तकों में उन्होंने कांग्रेस की स्थापना के संबंध में अंग्रेजों की नीति का व्याख्या किया है और आलोचना भी की है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित को क्या करना, सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो सुमेलित नहीं है, तो ये करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी। बाकी इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक, ये सब सही है।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 87 पे। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही नहीं है ना। इसमें पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। तो सौरमंडल 2.3 बिलियन वर्ष पुराना है। सौरमंडल 2.3 बिलियन वर्ष पुराना नहीं है। ये कितना है? 4.5 अरब लाख पहले ये बना है। 4.5 अरब लाख 4.5 अरब लाख। ठीक है। सौरमंडल में बृहस्पति सर्वाधिक उपग्रह है। ठीक है। बुध ग्रह की सूर्य के सबसे निकट है। ये भी ठीक है। सूर्य ग्रह शुक्र का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है 88 पे। असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? तो इसका क्या हो जाएंगे? न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड है ना। असहयोग आंदोलन कब हुए थे? 1 अगस्त 1920 से आरंभ हुआ था और मार्च इसको 22 में क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। गोलकुंडा किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो गोलकुंडा किला की बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है? ये तेलंगाना में स्थित है ना। तेलंगाना के राज्य हैदराबाद में 5 मील पश्चिम में स्थित है। तेलंगाना के पहले ये हैदराबाद में थे गोलकुंडा, अब ये तेलंगाना में चला गया जो हैदराबाद में है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? किस तिथि को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किए थे? प्रस्तुत किए थे। और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार किया गया था। 22 जनवरी 1947 की बात करें तो 22 जनवरी 1947 में 1947 में इसको क्या किया गया? इसको स्वीकार कर लिया गया। फिर फुलरीन निम्नलिखित में से किसका अपरूप है ना। फुलरीन निम्नलिखित में से किसका अपरूप है? तो ये बोले तो कार्बन का ये अपरूप है। गोले दीर्घ ये क्या होते हैं? खोखले या गोले या दीर्घ वृत्ताकार के रूप में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो इसका क्या हो जाएंगे? मानव की रीढ़ की हड्डी में 33 केसेरकू होते हैं है ना। 38 केसेरकू होते हैं। ये सही नहीं है। ये कितने होते हैं? 33 केसेरकू होते हैं। इसमें कितने दिए गए? 38। और केसेरकू की संख्या बात करें तो 32 और 35 के बीच भिन्न हो सकती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 93 पे। क्वेश्चन नंबर 93 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प है जो सुमेलित नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा? टेलीफोन का आविष्कारक पूछ रहा है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को टेलीफोन का आविष्कारक माना जाता है ना। पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उसके बाद इलेक्ट्रिक वाल्व का थॉमस अल्वा एडिसन। उसके बाद क्या था? चेचा का टीका एडवर्ड जेनर। ये सारे सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? तो निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा है ना। इसका क्या हो जाएंगे? एक मिनट। अनुच्छेद जो 21 से संबंधित है व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। इसका क्या हो जाएंगे? व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 21 है जो किससे संबंधित है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। क्वेश्चन नंबर 95 भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी नहीं है ना। तो इसका क्या हो जाएंगे? उड़ीसा। अगर महाराष्ट्र की सीमा की बात करें तो उत्तर में गुजरात, पश्चिम में गुजरात है ना। उसके बाद उत्तर में मध्य प्रदेश, फिर पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण पूर्व में तेलंगाना, उसके बाद कर्नाटक है ना। उसके बाद आ जाते हैं दक्षिण पश्चिम में गोवा और दादर नगर और केंद्र शासित प्रदेश ये सारे आ जाते हैं। और पश्चिम में बात करें तो ये अरब सागर आ जाते हैं।
नीचे दिए गए विकल्प में से उन संख्याओं को चयन करें। क्या मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। बोल रहा है कि अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाले अलैंगिक प्रजनन, जिसमें एक जीव के विभिन्न विभाजित होने पर दो जीव उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाएंगे? द्विखंडी विभाजन। इसको क्या बोलते हैं? द्विखंडी विभाजन के नाम से जानते हैं। बोल रहा है कि अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाले अलैंगिक प्रजनन, जिसमें एक जीव के विभाजन होने पर दो जीव उत्पन्न हो जाते हैं, उसको बोलते हैं द्विखंडी विभाजन। 102 पे आते हैं। कंप्यूटर की बूटिंग के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ये क्या हो जाएंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। कंप्यूटर की बूटिंग के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम। बोल रहा ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की है? ये सभी को पता है ना। केपलर के द्वारा अभी हम लोग बताए थे 1571 से 1582 के, ठीक है। मस्तिष्क उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान किसकी सहायता से करता है? तो ये किसकी सहायता से करता है? ये पिच के द्वारा। मस्तिष्क उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान किसकी सहायता से करता है? तो पिच के द्वारा। 105 में भारत सरकार के अर्ध संघीय रूप से का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो इसका क्या हो जाएंगे? कनाडा के द्वारा। इसका कहाँ से हो जाएंगे? कनाडा से। भारतीय नृत्य शैली मणिपुर में अधिकांश किस पर आधारित है? आधारित प्रसंगों का चित्रण होता है। तो ये क्या हो जाएंगे? कृष्ण और गोपियाँ। क्वेश्चन नंबर 107। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण एवं रख रखाव के लिए जिम्मेवार है? तो इसका क्या हो जाएंगे? इसका हो जाएंगे केंद्र सरकार के द्वारा, है ना, केंद्र सरकार के द्वारा। सुएज नहर जो वाणिज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? तो सुएज नहर की बात करें तो ये कहाँ पे है? ये मिस्र में है ना। एक कृत्रिम समुद्री स्तरीय जल मार्ग है जो सुएज इस्थमियस के माध्यम से भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये जो है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, अफ्रीका और एशिया को विभाजित करती है। और बात करें विभाजन करने के बाद, तो अफ्रीका और एशिया से। लखनऊ में 1897 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये सभी को पता है, बेगम हजरत महल ने, है ना, बेगम हजरत महल। जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? जीवन के अधिकार को किस अनुच्छेद में शामिल किया गया? अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, ये सारे प्रदान किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से मैथ के कुछ क्वेश्चन दिए गए, रीजनिंग का है। बोरा भ्रंश समतल के साथ चट्टानों को खिसकने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहा जाता है? तो इसका क्या हो जाएंगे? इसको बोलते हैं विवर्तनिक भूकंप, है ना। इसको बोलते हैं विवर्तनिक भूकंप के नाम से जानते हैं। भ्रंश समतल के साथ चट्टानों को खिसकने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहा जाता है? तो विवर्तनिक भूकंप कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? C3H8। इसका फार्मूला की बात करेंगे तो CnH2H2n+2, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि उदागी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये क्या हो जाएंगे? आंध्र प्रदेश में। उदागी उत्सव
आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कर्नाटक राज्यों में नव वर्ष का प्रथम दिन होता है ये। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ये अप्रैल महीना होते हैं। मुस्लिम लीग ने 1943 में कराची के अधिवेशन में कौन सा नारा दिया था? कराची के अधिवेशन में कौन सा नारा दिया था? तो बांटो और छोड़ो, है ना। क्या क्या? बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 120, दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी? जॉर्ज पंचन के द्वारा। दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी? जॉर्ज पंचन के द्वारा। जो किंग जॉर्ज पंचन ने नई दिल्ली दरबार में एक भव्य समारोह किया था। इसी दौरान 12 दिसंबर, है ना, 12 दिसंबर 1911 को उसने क्या कि नई राजधानी की नींव रखी। ब्रिटिश सरकार का मानना था कि दिल्ली से भारत पर शासन करना कलकत्ता की तुलना में आसान है, अधिक सुविधाजनक होगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसे लगी आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक और शेयर बटन पे ज़रूर क्लिक कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।